हेलो साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल जीवन अमूल्य DL NK ITI में। जी हाँ साथियों, आज हमारा यह वीडियो डीसी जनरेटर का होने वाला है, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी देते आ रहा हूँ। आज हमारा यह वीडियो डीसी जनरेटर का शंट जनरेटर के ऊपर होने वाला है, जो कि डीसी जनरेटर का 8वां भाग होने वाला है। मैं हूं नीलकंठ प्राइवेट ITI से राजू जहांगीर। आप सभी का एक बार फिर से नीलकंठ प्राइवेट ITI में स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ITI तथा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के संबंधित आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। चलिए साथियों, हम बात करते हैं डीसी जनरेटर के आज दूसरे जनरेटर के बारे में, जिसका नाम है शंट जनरेटर। क्या नाम है? शंट जनरेटर यानी शंट जनरेटर। दूसरा भाग होने वाला आज हमारा शंट जनरेटर या जनरेटर। आज हम इस वीडियो के अंदर शंट जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी सीरीज जनरेटर के अंदर। आज हम यहाँ शंट जनरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर शंट जनरेटर क्या होता है, किस तरह से इसके डायग्राम को बनाया जाता है और इसमें किस तरह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और किस तरह से इसके विद्युत धारा का मान हम पता करते हैं, तथा लोड को किस क्रम में लगाया जाता है, तथा फील्ड वाइंडिंग को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, आज हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम जानने वाले जनरेटर। जनरेटर आपने देख रखे हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर तथा लोड तीनों को संयोजित किया जाता है, वो जनरेटर कहलाता है, जिसे हम यांत्रिक शक्ति देकर उसको वैद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर शंट जनरेटर, जिसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर कार्बन ब्रश होते हैं, जो एसी उत्पन्न होती है उसे हम डीसी में या फिर एसी में उत्पन्न करके आगे पहुंचाते हैं। ठीक है, ये होता है आर्मेचर, जिसमें ईजी का मान उत्पन्न होता है, EMF उत्पन्न होता है, ये हमारे पास हो जाता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर को ऊपर एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, जिसे हम RA के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्मेचर का प्रतिरोध को RA कहेंगे, आर्मेचर का प्रतिरोध। और आर्मेचर की वाइंडिंग में कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम कहेंगे IA, यानी आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला या आर्मेचर में बहने वाली विद्युत धारा। अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो इसमें RA इंटू IA या फिर IA इंटू RA, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो आप, IA इंटू RA, ये होता है वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये हमारे पास होता है आर्मेचर, और इसके एक साथ में होता है हमारी फील्ड वाइंडिंग। क्या होती है साथियों? फील्ड वाइंडिंग। ये हमारे पास होती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग होती है, और यह हमारा होता है एक लोड। ठीक है, ये हमारे पास क्या? आर्मेचर। ये क्या? फील्ड वाइंडिंग। जो हम अभी बात कर रहे हैं शंट जनरेटर में, तो इस फील्ड वाइंडिंग को बोलेंगे हम शंट फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलेंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया लोड। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हम जानने वाले हैं शंट जनरेटर में। शंट जनरेटर का जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम के अनुसार होता है, यानी जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के साथ में फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में ना जोड़ते हुए हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या कहेंगे? शंट जनरेटर के अंदर आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। किस में करते हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, हमने क्या किया? आर्मेचर के साथ शंट फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। ये हमने कनेक्शन किया आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग का। ठीक है, अब हम जो हमारे पास लोड लगा हुआ है, लोड को भी क्या करेंगे? समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ठीक है,
ये हमारे पास क्या हुआ, लोड को भी क्या किया, एक समांतर क्रम के अंदर हमने संयोजित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर के साथ शंट फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित किया है तथा लोड को हमने दोनों के ही समांतर क्रम में संयोजित कर दिया। ये हमारा जो जनरेटर बनता है कौन सा बनता है, शंट जनरेटर यानी शंट जनित्र हमारा ये बनता है। ठीक है, ये डायग्राम है। डायग्राम यदि आपको याद हो जाता, समझ में आ जाता, तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे, सब आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो डायग्राम होता है किस तरह से बनता है और किसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अभी हमने केवल यहाँ पर एक श्रेणी समांतर क्रम का जो हमारा डायग्राम था शंट जनरेटर के अनुसार वो हमने यहाँ पर बनाया है। आर्मेचर पर जो बहने वाली विद्युत धारा है उसे हम IA से दर्शाते, जबकि आर्मेचर के प्रतिरोध को RA से दर्शाते। उसी तरह से जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग है जिसमें वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे हम ISH कहेंगे यानी शंट फील्ड की धारा, तथा इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा उसे हम कहेंगे शंट फील्ड का प्रतिरोध। अगर हम दोनों को इंटू कर देते तो वो हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहलाता है, वोल्टेज ड्रॉप, यानी विद्युत धारा इंटू RSH, यानी दोनों को हम इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। यानी इस शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाला विद्युत धारा यानी वोल्टेज है वो हमारे इन दोनों को इंटू करने में जो भी इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका मान हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इस वाइंडिंग में कितना वोल्टेज खर्च हुआ है। ठीक है, ये सूत्र है जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम जानते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें तो हम कह सकते हैं कि इस जनित्र में, कौन सा जनित्र, शंट जनित्र के बारे में, इस जनित्र में आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग को संयोजित किया जाता है। ठीक है, पहली लाइन है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर इस जनित्र में शंट वाइंडिंग व आर्मेचर के समांतर क्रम में लोड को संयोजित किया जाता है। ठीक है, अभी जो हमने यहाँ जो डायग्राम बनाया था उसी के ही अनुसार है कि इस जनित्र में जो हमारे पास आर्मेचर होता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में हम शंट फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं तथा शंट फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर के दोनों के समांतर क्रम में हम लोड को संयोजित करते हैं। हमने यहाँ पे 2 लाइनों में केवल इन्हीं के बारे में लिखा है जो कि आपको शंट जनरेटर को समझने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में। जो हमारी यहाँ शंट फील्ड वाइंडिंग होती है जिसमें टर्नों की संख्या बहुत ज्यादा रखी जाती है, तथा इसमें जो वायर होता है, वायर का जो साइज होता है यानी जो SWG होता है उसको कम रखा जाता है, यानी मोटाई होती है वो बहुत ही कम रखी जाती है। पतले तार द्वारा हम इसके टर्नों को बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि शंट फील्ड वाइंडिंग में शंट फील्ड वाइंडिंग को अधिक टर्न्स वे पतले वायर द्वारा या तार द्वारा
बनाया जाता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें जो टर्न्स हम लगाते हैं, जिस कुंडली में हम फेरों की संख्या यानी चालक की संख्या जो लगाते हैं, इसमें क्या होता है कि पतले तार का हम उपयोग करते हैं तथा इसमें जो टर्न की संख्या होती है जो बहुत ज्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारे पास होता है चौथा नंबर का यहाँ पे, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध। शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, हम बात करते क्या गए, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, यानी जिसकी टर्न्स ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी सीरीज जनरेटर में, उसमें टर्न की संख्या कम थी तो उसका प्रतिरोध कम था। प्रतिरोध कम रहता है तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होता है, विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। तो यहाँ पर टर्न की संख्या ज्यादा है तो हम यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो I होता है, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। ठीक है, I बराबर क्या होता है, V बटा R होता है। अगर यहाँ पर किसी भी सर्किट में प्रतिरोध का मान कम हुआ, यदि प्रतिरोध का मान कम होता तो धारा का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि श्रेणी क्रम में हमने देखा था कि उस श्रेणी क्रम के जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी उसमें टर्न की संख्या कम होती है तथा उसी के साथ में उसका प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, यानी प्रतिरोध कम है तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग में, शंट फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज्यादा है तथा इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हमारी विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। यानी जो हमारा आई होती, आई जो होता है, जो हम कह सकते हैं आई विद कर्मानुपाती होती है हमारे पास आर के। क्या होता है, आई जो होता है हमारे विद कर्मानुपाती होता है आर के। अगर आर का मान बढ़ता है तो हम आई का मान घटता है, अगर आई का मान घटता है तो आर का मान घटता है तो आई का मान बढ़ता है। यानी कहने का मतलब जिसका प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा बहेगी, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम रहेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले थे शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था अगर हमारे फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी कि उत्पन्न था फाई उत्पन्न होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा और फ्लक्स के कारण हमारे आर्मेचर में कुछ ना कुछ करंट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ करंट उत्पन्न होगा। यहां से हमने माना है कि आई हमारे पास क्या हुई, आई उत्पन्न हो गई है। इस आर्मेचर में क्या हुआ कि आई उत्पन्न हुई, इस बिंदु पे आने के बाद आई क्या हुई हमारे पास दो भागों में जाने लग गई। इस बिंदु के बाद क्या हुई, जो हमारी विद्युत धारा का है, विद्युत धारा दो दिशा में जाना शुरू हो गई है। जैसे कि विद्युत धारा यहाँ पर हम कह सकते हैं आई एस एच और हम यहाँ पर कह सकते हैं आई एल, यानी इस तरफ जाने वाला जो विद्युत धारा होगी वो हमारा लोड कहलाएगी, लोड की धारा कहलाएगी, तथा इस तरफ जो जाने वाली विद्युत धारा होगी वो हमारे शंट फील्ड की धारा कहलाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है। प्रतिरोध का मान क्या ज्यादा है तो इसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से हम शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली विद्युत धारा का मान कम रहेगा तथा सबसे ज्यादा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कहाँ रहेगा, लोड पर रहेगा। तो हम कह सकते हैं लोड का प्रतिरोध कम होता है, उस कारण से सबसे ज्यादा धारा क्या होगी, हमारे यहाँ पे प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमारे को टोटल धारा निकालनी हो तो हम कह सकते हैं कि जो शंट फील्ड पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा लोड में प्रवाहित होने वाली धारा, यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं,
यानी जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित हो रही है तथा जो लोड में धारा प्रवाहित हुई है, दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे यहाँ पर I का मान आ जाएगा। यानी जो हमारे पास I यानी विद्युत धारा थी, आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किया गया जो करंट था वो दो भागों में बटा है, उन दोनों भागों को जोड़ दे तो कुल हमारे करंट का मान आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर हमारे को टोटल आर निकालनी हो, हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर हमारा टोटल आई निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, यहां पर ISH प्लस IL, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली विद्युत धारा तथा जो लोड में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल आई का पता चल जाता है। ठीक है, उसी तरह से सबसे पहले हम आर्मेचर में Eg का मान पता करना हो तो Eg का मान पता करने के लिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप का मान है तथा शंट फील्ड वाइंडिंग में जो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का मान है, दोनों को जोड़ने पर हमारा Eg का मान पता चल जाता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर IA इंटू RA प्लस ISH इंटू RSH प्लस दोनों के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ते हुए जो हमारा लोड के टर्मिनल पे मिलने वाला जो वोल्टेज VT होता है उसको हम अंत में जोड़ देते हैं। यानी दोनों में जो भी वोल्टेज हमारा खर्च हुआ है, यानी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग तथा हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी वोल्टेज खर्च हुआ है उसके साथ साथ जो लोड पर मिलने वाला जो वोल्टेज है, जो हमारे पास वोल्टेज, अगर हम तीनों को जोड़ देते तो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किया गया टोटल करंट हमारे को पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, VT जोड़ देते हैं, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा प्रतिरोध, यानी इसका वोल्टेज ड्रॉप और उसी के साथ में आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ड्रॉप तथा VT यानी टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज, तीनों को जोड़ने के बाद हमारा Eg का मान पता चल जाता है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट में लिखना चाहिए, किस में लिखना चाहिए, शॉर्ट में। ठीक है, Eg के मान को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहिए तो हमने अभी देखा तो शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बहुत ही कम होता है। अगर विद्युत धारा का मान कम है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी बिल्कुल कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, अर्थात 0 के बराबर होगा, यानी कुछ वोल्टेज ही ड्रॉप होगा। तो हम कुछ वोल्टेज को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर VT प्लस यानी VT पर मिलने वाला वोल्टेज तथा Eg पर यानी जो आर्मेचर पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप यानी IA इंटू RA, यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा कुल Eg का मान पता चल जाता है। अगर हमारा VT पता करना हो यानी VT टर्मिनल वोल्टेज पता करना हो तो हम क्या करेंगे, कुल Eg में से IA इंटू RA को माइनस कर देंगे तो हमारा VT का मान पता चल जाएगा। ऐसे हम जो शंट जनरेटर होता है उसको हम समझ सकते हैं। अब हम इसके आगे की जो जानकारी हम पता करते हैं उससे पहले एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूं जो हमने लिखा था यहाँ पर। शंट जनरेटर किसे कहते हैं? शंट जनरेटर वे जनरेटर होता है जिसमें आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड वाइंडिंग तथा लोड को संयोजित किया जाता है, वो हमारा शंट जनरेटर कहलाता है। यानी उस शंट जनरेटर के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग को अधिक टर्न्स तथा कम लपेट अधिक टर्न्स तथा पतले तारों द्वारा उसे बनाया जाता है तथा उस शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण से उसमें उत्पन्न होने वाला या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बहुत ही कम होता है। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं, यानी हमारे को अगर आर्मेचर का टोटल करंट पता करना हो तो दोनों तरफ के जो गया हुआ जो करंट होता है यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट तथा लोड का करंट, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा कुल I का मान पता चल जाता है। उसी तरह से अगर हमारे को Eg का मान पता करना हो तो हम VT यानी लोड के टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज तथा आर्मेचर पे वोल्टेज ड्रॉप के मान को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा कुल Eg का मान पता हो जाता है। जो आर्मेचर द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल होता है वो हमारे को पता चल जाता है। उसी तरह से अगर हमें VT पता करना हो, वोल्टेज टर्मिनल अगर हमारे को पता करना हो लोड का, तो हम यहाँ पर Eg में से यहाँ पर आर्मेचर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप को घटा देते हैं तो हमारे को वोल्टेज ड्रॉप के साथ साथ हमारे को यहाँ पर VT का पता चल जाता है। ये हमने कुछ यहाँ पर लिखा था जो आप शायद आप समझ चुके होंगे।
तो साथियों हम जैसे कि देख पा रहे थे जो फॉर्मूले थे उनके अनुसार, अब जैसे कि जो बात कर रहे थे हम शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, धारा का मान कम होता है। जैसे ही जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण इसमें जो बहने वाली धारा होती है यानी ISH होता है, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। जैसे ही शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कम होता तो इसमें उत्पन्न होने वाला फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स मान कम होगा तो इसके द्वारा बनने वाला जो फ्लक्स है, जो आर्मेचर पर जो पड़ने वाला फ्लक्स है उसका मान कम होगा। कम होने के कारण से आर्मेचर विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा, उसका मान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, जैसा कि एक बार वापिस से शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कम होगा क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। उसी तरह से अगर शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कम है तो इसमें उत्पन्न होने वाला फाई का मान भी कम होगा। जैसे ही फाई का मान कम होगा उसी तरह से Eg का मान भी कम हो पाएगा। अगर Eg का मान कम है तो हम इस जनरेटर द्वारा रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे को इस जनरेटर से अगर एक फिक्स वोल्टेज प्राप्त करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम इसको चालू करते हैं उस वक्त लोड को संयोजित नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह कि जब हम शंट जनरेटर को स्टार्ट करते उस वक्त लोड को संयोजित नहीं करते हैं, यानी हम स्टार्टिंग टाइम में शंट जनरेटर में बिना लोड पर ही हम जनरेटर को चलाते हैं। अब बिना लोड पर चलाने का क्या कारण है, चलाने से क्या फायदा होता बिना लोड पे, तो अगर हम यहां पर कोई लोड संयोजित नहीं करेंगे, यानी इस आर्मेचर के साथ अगर हम कोई भी लोड संयोजित नहीं करेंगे तो हमारा जो लोड की तरफ जाने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे लोड में कोई भी लोड संयोजित नहीं है, लोड का मान 0 है, तो लोड का मान 0 है तो लोड की तरफ जो जाने वाला विद्युत वाहक बल है यानी जाने वाली जो विद्युत धारा का मान है वो 0 होगी। अगर इस तरफ कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो पूरी की पूरी धारा किस तरफ आएगी, हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग की तरफ आएगी। आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। यानी यहां से हमारे को धारा क्या हो रही है, 2 दिशा में प्रभावित हो रही है। अगर इस दिशा में यानी लोड की दिशा में अगर लोड का मान 0 है तो इसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान भी 0 होगा। अगर इस तरफ 0 धारा प्रभावित हो रही है तो पूरी की पूरी धारा किस तरफ प्रभावित होगी, हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग में प्रभावित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर हम यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग में I का मान I का मान क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम संयोजित नहीं कर रहे लोड को। लोड नहीं है तो पूरी की पूरी धारा कहाँ आएगी, हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग में आएगी। जैसे ही पूरी की पूरी धारा क्या हुई, शंट फील्ड वाइंडिंग में आती है तो वहां पर फाई का मान क्या होता, ज्यादा हो जाता है। जैसे ही फाई का मान ज्यादा होता है तो इसमें जो EMF यानी जो करंट उत्पन्न होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर इसी तरह से जो हमारा रेटेड वोल्टेज की अवस्था में आ जाता है, यानी जो फिक्स वोल्टेज होता है, क्या होता है, जो फिक्स वोल्टेज होता है वो उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोड को संयोजित करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोड को संयोजित करते हैं। हम इसके लिए एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। शंट जनरेटर को सर्वप्रथम बिना लोड पर चलाया जाता है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों चलाया जाता है कि हमने अभी देखा था, अगर हमारे यहाँ पर क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग की धारा का मान बढ़ेगा,
शंट फील्ड वाइंडिंग का धारा का मान बढ़ेगा तो इसमें उत्पन्न होने वाला फाई का मान भी बढ़ेगा। अगर फाई का मान बढ़ेगा तो इसमें जो भी आर्मेचर में जो ईएमएफ ईजी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ईजी का मान बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, लोड को संयोजित करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लोड को संयोजित करेंगे। अगर हमने सर्वप्रथम लोड को संयोजित कर दिया तो लोड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा रहेगा, क्योंकि लोड का प्रतिरोध कम है। अगर पूरी धारा इस तरफ चली जाएगी तो यहाँ पर कोई धारा नहीं रहेगी। अगर धारा नहीं रहेगी तो इसमें फाई उत्पन्न नहीं होगा। अगर फाई उत्पन्न नहीं होगा तो हम रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे को रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम शंट जनरेटर को बिना लोड पर चलाते, सर्वप्रथम जैसे ही हमारा वोल्टेज पूर्ण रूप से बन जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लोड को संयोजित कर देते हैं। अगर आपसे कभी भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर हमारे को शंट जनरेटर में रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे को शंट जनरेटर में रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना हो तो हम उस जनरेटर को सर्वप्रथम बिना लोड पे चलाते हैं। बिना लोड पे चलाने का क्या कारण है, मैंने आपको यहां पर विस्तार पूर्वक बताया है, शायद आप समझ पाए होंगे। अब जैसे ही लोड हम लगा देते हैं, लोड लगाने के बाद धारा क्या होगी, लोड की तरफ प्रवाहित होगी, और इस तरफ प्रवाहित क्या होगी, धारा कम रहेगी। लोड की तरफ धारा ज्यादा प्रवाहित होगी, उसी तरफ जो हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग है इसमें धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के बाद अगर हमने लोड को संयोजित किया तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के बाद लोड को संयोजित करते हैं। उस समय वोल्टेज ड्रॉप का मान 3 से 5% तक कम होता है। यानी जब हमने लोड को संयोजित कर दिया तो उसके बाद मैक्सिमम बहुत ही कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी जितना वोल्टेज सर्वप्रथम रेटेड वोल्टेज पे मिल रहा था उसमें लगभग बहुत ही कम, यानी 3 से 5% की कमी आती है वोल्टेज ड्रॉप में। माना कि सर्वप्रथम हमारा ये आर्मेचर 240 वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, जैसे ही हमने लोड को संयोजित किया है तो 2 से 5% की कमी आएगी। ठीक है, तो 2 से 5% कमी आने के बाद 235 से 240 या 230 से लगभग 220 से 240 वोल्टेज के करीबन हमारे को प्राप्त हो जाएगा लोड को लगाने के बाद भी। तो इस तरह से हम इस जनरेटर का उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कि हम शंट जनरेटर का उपयोग किस किस के लिए करते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग हम कहां कहां पर करते हैं और किस किस रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जो पहला आ जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग, दूसरा आ जाता है हमारे यहां पर बैटरी चार्ज, तीसरा आ जाता है धातु शोधन आदि के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर उपयोग देखा था कि शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के स्थान पर करते हैं, बैटरी चार्जिंग पर करते हैं, और धातु शोधन का जो कार्य होता है जहां पर हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। साथियों, आपको शंट जनरेटर के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है और समझाने का पूरा प्रयास मैंने आपको किया है।
साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपको IT तथा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे जो नंबर है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका पूरी तरह से सहयोग करूंगा। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है डीसी जनरेटर का, तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप डीसी जनरेटर के हर एक वीडियो को देख सकते हो, आसानी तरीके से आप समझ सकते हो। आज का हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं, आगे की जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से बताने वाले हैं आपको। आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहिए। आप सभी का स्वागत करूंगा मैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।